बताया जा रहा है कि तुर्की और स्वीडन के बीच नेटो की सदस्यता से जुड़ा विवाद प्रदर्शन से होते होते अब कुरान जलाने तक पहुंच गया है। रासमस पोलुदन स्वीडन के धुर दक्षिणपंथी नेता है। रामसस ने कई आयोजन किए जहां कुरान को जलाया गया। स्वीडन के लोगों द्वारा किए गए इस कृत्य की निंदा सऊदी अरब समेत सभी मुस्लिम देश अब करने लगे हैं। साथ ही पाकिस्तान भी इसकी निंदा कर रहा है। जहां मंदिरों में आग लगाई जाती है, गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, जहां महात्मा बुद्ध तक की मूर्ति को हथौड़ों से तोड़ दिया जाता है, वो पाकिस्तान दुनिया से आग्रह कर रहा है कि विश्व भर को असहिष्णुता के खिलाफ सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद तुर्की में भी स्वीडन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और खूब मजहबी नारे लगाए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। पाकिस्तान ने कुरान जलाए जाने पर कहा है कि इस्लाम शांति का मजहब है और पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी मुस्लिम देश सभी धर्मों का आदर करने में विश्वास करते हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर भी करना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा है, या फिर जिस स्वीडन में आसमानी किताब जलाई जा रही है वहाँ ऐसा है? ये सवाल है। और सवाल इस कारण है कि मानव विकास सूचकांक में दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाने वाला स्वीडन क्यों आए दिन अल्लाह अकबर के नारों से आतंकित होता है? आखिर क्यों स्वीडन में शरणार्थी वहां का खुलापन, महिलाओं की आज़ादी, लोकतंत्र, उनका धर्म, सेक्युलर संविधान, प्रेस और कला की आज़ादी पर हमला करते हैं? क्यों स्वीडन के नीले झंडे को शरणार्थी हरा करना चाहते हैं? असल में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे ये वो देश है जिन्होंने इस्लामिक शरणार्थियों को जमकर शरण दी थी। स्वीडन ने तो यूरोपीय देशों की तुलना में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर इस्लामिक देशों से आ रहे शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। ना केवल शरण दी बल्कि परिणाम की परवाह किए बिना इन लोगों को मुफ्त घर दिए, मुफ्त भोजन दिया, मुफ्त स्कूल दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं दी, यहाँ तक भत्ते तक दिए। लेकिन बदले में यहाँ के करदाताओं और उनके बच्चों को मजहबी कट्टरता, हिंसा, यौन अपराध की सौगात मिली। मामूली बातों पर ये शरणार्थी दंगा कर देते हैं। स्वीडन में कत्ल हो रहे हैं और बार बार कर्फ्यू लग रहा है। हालांकि स्वीडन की सरकार को समझ आ गया है उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दरअसल किसी भी देश के विवाद को समझना है तो पहले उस देश का कल्चर समझना बहुत जरूरी होता है। इस क्रम में स्वीडन का कल्चर कुछ ऐसा है कि स्वीडिश लोगों के लिए ईसाई आस्था हो या चर्च हो या अन्य कोई मजहबी आस्था जीवन के किसी भी केंद्र में नहीं है। पंथ वहाँ बड़ा व्यक्तिगत मामला है। वहाँ खुलकर ईसाइयत के अंधविश्वास, उसकी रूढ़ियों की आलोचना भी होती है, सवाल भी उठाए जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक ही ये लोग इस्लाम के विचार और कुरान हदीस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कुरान की काफिर और जिहाद की आयतों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इसी के चलते थोड़े समय पहले रामसस ने प्रदर्शन करते कुरान की एक प्रति को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि वे ईसाई तौर तरीकों का भी इसी तरह विरोध करते आए हैं। स्वीडिश लोगों का मानना है कि स्वीडन स्वीडिश लोगों के लिए ही है। उनका नारा है कि जो लोग ये यहाँ शरण लेने पहुंचे हैं उन्हें स्वीडिश संस्कृति को अपनाना होगा, उनके पहनावे, खान पान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इज्जत करनी होगी। एक समय ऐसा था कि सस्ते श्रमिकों के लालच में यहाँ की सरकारों ने अरब, अफगानी, पाकिस्तानी, अफ्रीकी कामगारों को बेहिसाब वीजा और नागरिकता बांटी। नतीजा आज विनाशकारी साबित हो रहा है। पिछले 30 साल से यूरोपीय शहरों में जनसंख्या असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है, या ये कह लीजिए कि स्वीडन का सामाजिक कल्याण योजनाओं का ढांचा चरमरा रहा है। स्कूल हो, अस्पताल हो, नगर निगम, सभी जगह एक भीड़ की बाढ़ सी चली आ रही है। भीड़ से आक्रांत है। कुछ नगर निगम तो दिवालिया होने की कगार पर है। बढ़ते हुए संगठित अपराधों से पुलिस भी हलकान है। छुरेबाजी और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही है। राजनीतिक तंत्र पर भी इन इस्लामिक शरणार्थियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये लोग स्वीडन की उन्नत जीवन शैली की सारी सुख सुविधाओं का लाभ मुफ्त में उठा रहे हैं, लेकिन स्वीडन की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाना नहीं चाहते, बल्कि दंगा फसाद और दबाव बनाकर उन्हें अरबी इस्लामी तौर तरीकों में ढालना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वीडन के अस्पतालों में हुए सर्वेक्षण के अनुसार 50% नर्स चिकित्सक इन शरणार्थियों के आक्रामक और हिंसक व्यवहार को भुगत चुके हैं। नर्सें
आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेने को मजबूर हो रही है। चिकित्सा कर्मियों को बलात्कार और हत्या की धमकी मिलती है। सिर्फ कुछ साल में स्वीडन बलात्कार के मामलों में दुनिया के दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया है। थानों में शिकायतकर्ताओं में महिलाओं का प्रतिशत बहुत बढ़ चुका है। ज्यादातर उनके खिलाफ यौन अपराध अथवा बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। बताया जा रहा है कि ये बलात्कार दिन दहाड़े हो रहे हैं। शिकार होने वालों में 12 साल की बच्चियां भी है। यूरोप की पहचान बन चुके म्यूजिक कंसर्ट में लड़कियां जाने से बचने लगी है। इन आयोजनों में ये लोग गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। भीड़ में ये लोग किसी महिला या लड़की को चारों ओर से घेर लेते हैं। घेरे के अंदर पुरुष बलात्कार करते हैं, जबकि घेरे के बाहर के पुरुष लोगों का ध्यान भटाने और सहायता के लिए आने वालों से निपटने का काम करते हैं। फिर अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर, ये क्रम चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसा अरब स्प्रिंग के दौरान महिला पत्रकारों व राह चलती महिलाओं के साथ किया गया था। इन घटनाओं के कारण यूरोप के कई म्यूजिक बैंड स्वीडन में कार्यक्रम ना करने की घोषणा कर चुके हैं। यानी जिस स्वीडन में करीब 20 साल पहले तक ना के बराबर मुसलमान थे, अब वहां ऐसी मस्जिदें बनने लगी है। बताया जा रहा है कि पूरे स्वीडन में 100 के लगभग ऐसे संवेदनशील क्षेत्र बन चुके हैं जहां स्वीडिश लोग जाने से डरने लगे हैं। पुलिस भी स्वीडिश लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, इन इलाकों से दूर रहने को कहने लगी है। हद तो ये है कि पुलिस की जान को खतरे के चलते इन इलाकों से कुछ छोटी पुलिस चौकियों को भी स्थानांतरित कर दिया है। यदि कोई शरणार्थी किसी का पर्स या चैन छीनकर भाग रहा है और वो भागता हुआ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में घुस जाता है, तो पुलिस भी उसका पीछा छोड़कर वापस लौट आती है। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो वहां कई गुना ज्यादा हथियारबंद गुर्गे मौजूद रहते हैं। दूसरा, यदि कोई पुलिस वाला या प्रशासन का व्यक्ति सख्ती दिखाता है तो उसे नफरत फैलाने वाला, नस्लवादी ठहराने वाले लोग तैयार बैठे हैं। इनमें वहां के वामपंथी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, उदारवादी, प्रगतिशील नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार शामिल है। ये वही जमात है जिसने आज से 5-7 साल पहले बड़े बड़े बैनर तख्तियां लेकर इन शरणार्थियों को शरण देने की मांग की थी। आज भी ये लोग और अधिक लोगों को आने देने की वकालत करते हैं। वे इन इस्लामिक शरणार्थियों द्वारा किए जाने वाले बलात्कारों को पुरुष मानसिकता से उपजी समस्या कहकर टाल देते हैं। और जब पूछा जाता है कि यह पुरुष मानसिकता 5-10 साल पहले क्यों नहीं थी, तो सवाल पूछने वाले को नस्लवादी कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। मीडिया की रिपोर्ट में आगजनी करने वालों के लिए यूथ गैंग शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि सभी जानते हैं कि इस यूथ गैंग में सिर्फ और सिर्फ शरणार्थी मुस्लिम युवा होते हैं। आपने भारतीय फिल्मों में यूरोप के शहरों के एक दृश्य को अनगिनत बार देखा होगा, जिसमें वहां की सड़कों, पार्कों या रेस्तरां के बाहर खड़े होकर वायलिन या गिटार बजाते हैं। लोग घेरा बनाकर उन्हें सुनते हैं और उनकी टोपी में पैसे डालकर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दृश्य वहां से गायब हो रहे हैं। वायलिन या बांसुरी बजाते कलाकार अचानक पीठ या पेट अथवा सर पर पड़ने वाले घूसों से भयभीत है, क्योंकि संगीत इस्लाम के खिलाफ है। इस सब से गुजरने वाला स्वीडन अकेला नहीं है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, बेल्जियम सभी कमोबेश इन्हीं हालातों से दो चार है। इसलिए यहाँ जन्मे लोग अपने ही शहरों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कट्टरता की खुराक में पला है। वह 2030-40 तक एक नए इस्लामिक यूरोप का सपना देख रहा है। इसी कारण अब कुरान के बहाने इनके बचाव में सभी मुस्लिम देश लामबंद होते दिख रहे हैं, ताकि ये नस्लवादी, इस्लामोफोबिया आदि नारे बजाकर स्वीडिश लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए और इसे स्वीडन तुर्की टकराव का नाम भी दे दिया जाए।